नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल कबीर जुडिशियल क्लासेज में। हम एक बार फिर से एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट और एमपी लैंड रेवेन्यू कोड के लिए स्पेशल क्वेश्चंस आप सबके लिए लेके आए हैं। इस क्वेश्चंस में हम फिर से 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशनल कोट्स देखते हैं। क्या बेहतरीन सच्चाई किसी ने बतलाई है कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने का एक सपना क्या देखते हैं, पड़ोसी हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है कि पिछले 5 साल से आप पढ़ रहे हैं, बेटा कुछ हो नहीं रहा है। घर वालों की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं तो हम विद्यार्थियों की जन्मजात समस्या है। लेकिन सोचिए वो मंजर, वो समय कितना खतरनाक होगा जब आप सेलेक्ट होकर अपने घर पहुंचेंगे और आपका चिर प्रतिद्वंदी डीजे बजाता आपका स्वागत करने आएगा कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर से चल देंगे वही रास्ता बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। ऑन डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग एंट्री इन खसरा एनी पर्सन शैल अप्लाई टू द तहसीलदार फॉर इट्स करेक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ सच एंट्री। ऑप्शन 1 विद इन 1 month, ऑप्शन 2 विद इन 6 months, ऑप्शन 3 विद इन 12 months एंड ऑप्शन 4 विद इन 24 months। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विद इन 12 month, 12 महीने के दौरान तहसीलदार के यहाँ करेक्शन करने के लिए आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विद इन 24 month। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देयर शैल बी 1 class of tenure holders of land to be known as option 1 lease holder, option B भूमि स्वामी एंड ऑप्शन 3 एग्रीकल्चरिस्ट एंड ऑप्शन 4 जमींदार। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। भूमि स्वामी शैल बी 1 class of tenure holders of land। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। भूमि स्वामी शैल नॉट ट्रांसफर द लैंड विदाउट द परमिशन इफ ही इज ऑफ ऑप्शन 1 अदर बैकवर्ड क्लास, ऑप्शन 2 शेड्यूल कास्ट, ऑप्शन 3 एबोरिजिनल ट्राइब एंड ऑप्शन 4 एक्स जमींदार। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एबोरिजिनल ट्राइब। भूमि स्वामी शैल नॉट ट्रांसफर द लैंड विदाउट द परमिशन इफ ही इज ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब। क्वेश्चन नंबर 4, भूमि स्वामी हु कैन नॉट लीज हर लैंड फॉर मोर देन 1 year। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 विडो, ऑप्शन 2 मैरिड वुमेन, ऑप्शन 3 अनमैरिड वुमेन एंड ऑप्शन 4 रिजल्टेड वुमेन। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। भूमि स्वामी कैन नॉट लीज हर लैंड फॉर मोर देन 1 year टू मैरिड वुमेन। क्वेश्चन नंबर 5, विलेज पिनल इज अपॉइंटेड बाई। विलेज पिनल किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 कलेक्टर। तो विलेज पिनल कलेक्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, वजीब उल अर्ज शैल नॉट रिकॉर्ड। वजीब उल अर्ज में क्या रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा? राइट फॉर इरिगेशंस बिल्कुल रिकॉर्ड किया जाएगा, ऑप्शन 2 राइट टू ड्रिंकिंग वाटर, ऑप्शन 3 राइट टू वे एंड ऑप्शन 4 राइट टू फिशिंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है राइट टू ड्रिंकिंग वाटर। Question number 7, if a tenant contravenes the provisions of subsection 1 of section 38 of MP Accommodation Control Act, he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to option 1 2 years, option 1 2 years, option 2 6 months, option 3 1 month एंड ऑप्शन 4 3 month। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 3 months। ए लैंडलॉर्ड कंट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 38 ऑफ एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, ही शैल बी पनिश्ड। यानी कि कोई लैंडलॉर्ड सेक्शन 38(1) के अकॉर्डिंग अगर उसके प्रोविजन को कंट्रावीन करता है तो उसको 3 महीने के लिए उसको पनिश या फिर इम्प्रिजनमेंट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कवर करते हैं। A suit for eviction of a tenant on the ground of bona fide need for non-residential purpose
is covered under section, option number 4 is the correct answer, सेक्शन 12(1)(f) ऑफ द एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के द्वारा सूड फॉर एविक्शन ऑफ ए टेनेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड केस फाइल किया जा सकता है अंडर सेक्शन 12(1)(f। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द स्पेशल प्रोविजन फॉर इविक्शन of a tenant on the ground of bona fide requirements of a landlord as provided under chapter 3A of the MP Accommodation Control Act is applicable to, किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? ऑप्शन 1 ए विडो और ए डिवोर्स्ड वाइफ, ऑप्शन 2 ए वुमेन इन एम्प्लॉयमेंट इन नॉन गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ऑप्शन 3 ए मैरिड वुमेन लिविंग विद हर हस्बैंड एंड ऑप्शन 4 ए बिजनेस वुमेन। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ए विडो और ए डिवोर्स्ड वाइफ। तो चैप्टर 3A ऑफ द एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट किस पे अप्लाई करता है? ए विडो और ए डिवोर्स्ड वाइफ। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 इज नॉट एप्लीकेबल। तो एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट किस पे लागू नहीं होगा? किस पे लागू होगा? तो एकोमोडेशन व्हिच इज यूज्ड फॉर नॉन रेजिडेंशियल पर्पज, बिल्कुल। ऑप्शन 2 एकोमोडेशन व्हिच इज प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, ऑप्शन 3 एकोमोडेशन व्हिच इज प्रॉपर्टी ऑफ द विडो, ऑप्शन 4 एकोमोडेशन व्हिच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर चिल्ड्रन। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 इन तीनों ऑप्शन पर एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट अप्लाई होता है, लेकिन एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट नहीं लागू होगा वहां पर। कहां पर? तो एकोमोडेशन व्हिच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि करेक्ट आंसर ये है कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1 पे लागू होगा, 3 पे लागू होगा और 4 पे लागू होगा, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी उस पर एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट नहीं लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 11, नो सूट फॉर द इविक्शन ऑफ ए टेनेंट शैल बी मेंटेनेबल ऑन द ग्राउंड्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 12(1)(e और 12(1)(f अनलेस ए पीरियड ऑफ, कितने साल के दौरान? तो 1 ईयर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, 1 ईयर हैज elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ एक्यूजेशन। क्वेश्चन नंबर 12, एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी ऑर्डर ऑफ द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी मेड अंडर मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। ऑप्शन 1 डिस्ट्रिक्ट जज, ऑप्शन 2 कलेक्टर, ऑप्शन 3 कमिश्नर एंड ऑप्शन 4 हाई कोर्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी ऑर्डर ऑफ द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू डिस्ट्रिक्ट जज, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल के खिलाफ में अपील फाइल की जा सकती है जब कोई रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी कोई ऑर्डर पास करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13, Which of the following act cannot form ground of eviction of the tenant? कौन सा ग्राउंड है जिसमें eviction का ग्राउंड नहीं बनता है टेनेंट के लिए? ऑप्शन 1 न्यूसेंस, ऑप्शन 2 डिस्क्लेमर ऑफ द टाइटल ऑफ द लैंडलॉर्ड, ऑप्शन 3 मटेरियल स्ट्रक्चरल एंड ऑप्शन 4 होल्डिंग ओवर। तो करेक्ट आंसर क्या है? होल्डिंग ओवर इज द करेक्ट आंसर, यानी कि होल्डिंग ओवर इज नॉट ग्राउंड फॉर इविक्शन ऑफ द टेनेंट। बाकी इन तीनों ग्राउंड पर उसको इविक्शन यानी कि उसको कमरे खाली करने के लिए ग्राउंड प्रोवाइड कराएगा लैंडलॉर्ड को, वो केस फाइल करके कमरा आपका खाली करवा सकता है, आपकी प्रॉपर्टी खाली करवा सकता है। लेकिन होल्डिंग ओवर है तो वहाँ पर कोई ग्राउंड नहीं बनता कि आपको एविक्ट करने के लिए वो आपके ऊपर एप्लीकेशन फाइल करे। क्वेश्चन नंबर 14, लिमिटेशन फॉर फाइलिंग ऑफ अपील इज प्रोवाइडेड इन मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड। तो किस सेक्शन में बताया गया है? तो सेक्शन 47 में लिमिटेशन फॉर फाइलिंग ऑफ अपील इज प्रोवाइडेड, यानी कि केस फाइल कर अपील फाइल करने के लिए जो लिमिटेशन है वो सेक्शन 47 ऑफ द मध्य प्रदेश एमपी लैंड रेवेन्यू कोड में बताई गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 47। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग बाउंड्रीज ऑफ विलेज। बहुत बेहतरीन सवाल है ये। क्वेश्चंस आप देखेंगे एकदम हलवा भी है और बहुत ही मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चंस है। ये आपको कई बार आपके एग्जाम्स में मिला होगा कि डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग बाउंड्रीज ऑफ विलेज एंड सर्वे नंबर फिक्स्ड कैन बी डिसाइडेड बाय। तो किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर
1 नायब तहसीलदार, ऑप्शन 2 तहसीलदार, ऑप्शन 3 कलेक्टर एंड ऑप्शन 4 एडिशनल कलेक्टर। तो करेक्ट आंसर क्या है? तहसीलदार। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तहसीलदार कैन फिक्स द डिस्प्यूट रिगार्डिंग बाउंड्रीज ऑफ विलेज एंड सर्वे नंबर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पावर अंडर सेक्शन 253(1) टू फर्निश फॉर कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड इज कन्फर्ड ऑन ऑप्शन 1 तहसीलदार, ऑप्शन बी सब डिविजनल ऑफिसर, ऑप्शन 3 कलेक्टर एंड ऑप्शन 4 कमिश्नर। तो सेक्शन 253(1) में कंट्रावेंशन पनिश फॉर कंट्रावेंशन प्रोविजन एमपी लैंड रेवेन्यू कोड का है। तो कौन पनिश करेगा? तो सब डिविजनल ऑफिसर को ये पावर दिया गया है, वो कंट्रावेंशन होने पे वो पनिश कर सकेगा सेक्शन 253(1) में। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड ड्यूटीज ऑफ ए पटेल। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, एकदम खतरनाक सवाल है, एकदम छाप के रख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड ड्यूटीज ऑफ ए पटेल आर प्रिस्क्राइब्ड। किस सेक्शन में पटेल की ड्यूटी को प्रिस्क्राइब निर्धारित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 सेक्शन 224 एंड 25 224 और 25 में पटेल की ड्यूटीज को निर्धारित किया गया है मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड में। क्वेश्चन नंबर 18, द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑक्यूपेंसी टेनेंट इन हिज होल्डिंग शैल ऑन हिज डेथ पास्ड बाय इनहेरिटेंस और सर्वाइवरशिप इन अकॉर्डेंस विथ। किसके अकॉर्डेंस? ऑप्शन 1 सेक्शन 194 ऑफ एमपी लैंड रेवेन्यू कोड, ऑप्शन 2 हिज पर्सनल लॉ, ऑप्शन 3 एज ऑर्डर्ड बाय तहसीलदार एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या है? तो 18 का करेक्ट आंसर है द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑक्यूपेंसी टेनेंट इन हिज होल्डिंग शैल ऑन हिज डेथ, यानी कि उसकी मृत्यु पर तो उसका जो इनहेरिटेंस होगा तो सर्वाइवरशिप किसके अकॉर्डिंग गवर्न होगी? तो जो आपका पर्सनल लॉ है, अगर आप हिंदू हैं तो आपको हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग उसका गवर्न होगा आपकी जो प्रॉपर्टी का सक्सेशन है, मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉ, या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बेहतरीन सवाल है कि मतलब कौन सा लॉ गवर्न करेगा, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड गवर्न करेगा या फिर तहसीलदार के ऑर्डर से या फिर कोई नहीं। तो पर्सनल लॉ आप पे गवर्न करेगा आपकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड द फॉलोइंग शैल नॉट बी अटैच्ड एंड सोल्ड। यानी कि रिकवरी ऑफ एरियर्स यानी लैंड के एरियर्स की रिकवरी के लिए क्या अटैच नहीं किया जाएगा? कुकिंग वेजल्स ऑफ द डिफॉल्टर, ऑप्शन 2 लेस देन 6 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड हेल्ड बाय द डिफॉल्टर इन शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरिया में 6 हेक्टेयर की जमीन अगर डिफॉल्टर की है उससे कम। इफ द डिफॉल्टर इज एन एग्रीकल्चरिस्ट, यानी कि डिफॉल्टर एग्रीकल्चरिस्ट है। इम्प्लीमेंट्स ऑफ हस्बेंड्री ड्राइवन बाय मैकेनिकल पावर, यानी कि जो उसके जो मैकेनिकल पावर्स हैं, उसके जो काम करने के हथियार हैं, उन सब का क्या अटैचमेंट किया जा सकता है? तो वो भी किया जा सकता है। ऑप्शन 4 टूल्स ऑफ आर्टिसंस, तो उसको भी अटैच किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या? लेस देन 6 हेक्टेयर्स ऑफ द लैंड, यानी 6 हेक्टेयर्स ऑफ द लैंड है डिफॉल्टर की शेड्यूल्ड एरिया में, तो उसको अटैच या फिर सोल्ड नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, The proposal for fixation of assessment rate under section 77 is forwarded to the state government for approval by the। तो किसका अप्रूवल उस पर होना चाहिए असेसमेंट होने के लिए? तो सेटलमेंट ऑफिसर का अप्रूवल होना जरूरी होता है फॉर द फिक्सेशन ऑफ असेसमेंट रेट अंडर सेक्शन 77। तो करेक्ट आंसर की ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। स्टेट गवर्नमेंट फॉर अप्रूवल बाय द सेटलमेंट ऑफिसर अंडर सेक्शन 77। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इन द केस ऑफ नॉन रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड रोड तहसीलदार हैज नो पावर। तो तहसीलदार के पास कौन सी शक्ति नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 टू रिमूव इंक्रोचमेंट बाय हिमसेल्फ, यानी कि इंक्रोचमेंट को खुद से वो रिमूव कर सकता है। ऑप्शन 2
पनिश द नॉन एप्लीकेंट को भी पनिश कर सकता है, टू रिसीव ए बॉन्ड फ्रॉम हिम, एंड ऑप्शन 4 टू अटैच हिट प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है तहसीलदार को ये शक्ति नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, बाकी उसको ये पावर है कि नॉन रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट के लिए वो पनिश कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, after a notice for demand of arrears of rent has been served on a tenant, he should pay or tender the arrears or rent to save himself from eviction within कितने दिन के दौरान? within 15 days। ऑप्शन 2 1 month, ऑप्शन 3 2 month, ऑप्शन 4 3 month। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम eviction within 2 months of the date। Question number 23. In a case of eviction on the ground of bona fide need for residential purpose, the landlord cannot obtain possession of the accommodation before option 1 1 month, 2 2 month, option 3 3 month, and option 4 6 year। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 month। Question number 24. Cognizance of offence punishable under the act can be taken by मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। हमने इस क्वेश्चन को लास्ट में भी डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट का जो कॉग्निजेंस होगा उस ऑफेंस का कौन लेगा? तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ये पावर है कि वो कॉग्निजेंस लेगा और वो ही उसको पनिश कर सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? कौन सा इसमें से जो विकल्प है वो गलत स्टेटमेंट है? ऑप्शन 1, टेनेंट कैन सबलेट द एकोमोडेशन हेल्ड बाय हिम एज टेनेंट विद प्रीवियस कंसेंट इन राइटिंग। अगर टेनेंट जो है कंसेंट का राइटिंग में देता है तो जो सबलेट के लिए भी उसको दिया जा सकता है, करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2, tenant can transfer or assign his rights in the tenancy or in any part thereof with the previous consent in writing। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3, for subletting the previous written consent of landlord is mandatory provisions। ये भी सही है। ऑप्शन 4, the landlord shall claim or receive the payment of any sum as premium of augury and for giving the consent of the subletting। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। बाकी ये जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये सही हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीगल ग्राउंड ऑफ इविक्शन? इनमें से कौन सा लीगल ग्राउंड नहीं है इविक्शन यानी खाली कराने का, उसको कमरा या फिर लैंड को खाली कराने के लिए? Tenant has built up, acquired vacant position or has been allotted an accommodation suitable for his residence। 2, tenant has caused substantial damage to the accommodation। 3, landlord desires to increase the rent and tenant refuse for increase। And option 4, tenant has been convicted for an offence of using the building or allowing the building to be used for immoral or illegal purpose। तो इसमें से ये भी ग्राउंड है इविक्शन के लिए, ऑप्शन नंबर 2 भी ग्राउंड है एंड ऑप्शन 4 भी ग्राउंड है। ऑप्शन नंबर 3 इज नॉट ए ग्राउंड फॉर इविक्शन, यानी कि इस ग्राउंड पे आप उसको इविक्ट यानी खाली नहीं करा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं। अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास्ड बाय रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी अंडर एनी सेक्शन ऑफ चैप्टर 3A ऑफ द मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। बेहतरीन सवाल है, एकदम छपने वाला सवाल है, एकदम इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा के रख लीजिए। क्या है? अपील सेल लाई एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 का चैप्टर 3A है, तो उसके अगेंस्ट में क्या किया जा सकता है? अपील किया जा सकता है। ऑप्शन 2, अपील सेल नॉट लाई। ऑप्शन 3, अपील सेल लाई। एंड ऑप्शन 4, बोथ अपील एंड रिवीजन सेल अप्लाई। तो सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन सेल लाई अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 27 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28,
According to section 2E of the act, who is not a member of the family even though have living jointly with the landlord। तो सेक्शन 2E ऑफ द एक्ट के अकॉर्डिंग कौन लैंडलॉर्ड नहीं माना जाएगा, इवन दो वह यानी फैमिली नहीं माना जाएगा, इवन दो वह लिविंग ज्वाइंटली विथ यानी कमरा मालिक यानी लैंडलॉर्ड के साथ में रह रहा है। पैटर्नल अंकल बिल्कुल माना जाएगा, टू ब्रदर सन बिल्कुल माना जाएगा, सिस्टर सन ये नहीं माना जाएगा, एंड ऑप्शन 4 ग्रैंडफादर तो होंगे ही। तो करेक्ट आंसर क्या है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E ऑफ द एक्ट हु इज नॉट, तो सिस्टर सन इज नॉट ए मेंबर ऑफ द फैमिली इवन दो लिविंग ज्वाइंटली विद द लैंडलॉर्ड। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 29, a landlord brings a suit for eviction of B, his tenant, on the ground of bona fide need. During the pendency of the suit, he sells the suit accommodation C. C requires the accommodation bona fide for himself. Advise C. तो क्या कर सकता है advise C के लिए, तो he can continue with the suit after making necessary amendment therein. Option 2, he can file a fresh suit for maintain a suit for eviction on any ground. A fresh suit for eviction on the ground a bona fide need is maintainable after 1 year. Option 4, suit is not maintainable unless B elect to treat him as his landlord. तो option number 3 is the correct answer. A fresh suit for eviction on the ground a bona fide need is maintainable after 1 year. Question number 30, for recovery of rent assessed by the rent controlling authority, application is to be filed before rent controlling authority. Option 2, execution to be filed before civil court. A suit for recovery is to be filed before civil court. Any option out of the above. तो करेक्ट आंसर क्या है, तो फॉर रिकवरी ऑफ रेंट, रिकवरी ऑफ रेंट के लिए कहाँ पर आपको सूट फाइल करना पड़ेगा, तो बिफोर द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम लोग मूव करते हैं हम। वेयर ऑर्डर फॉर इविक्शन ऑफ टेनेंट इज ऑब्टेन्ड ऑन द ग्राउंड्स अंडर सब सेक्शन 1E एंड A ऑफ सब सेक्शन 12, यानी कि सेक्शन 12A ऑफ सब सेक्शन के अकॉर्डिंग द लैंडलॉर्ड कैन नॉट ऑब्टेन पोजीशन बिफोर लैप्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड, किस टाइम के लैप्स होने के बाद वह लैंडलॉर्ड पोजीशन नहीं पा सकता है, 1 मंथ, 2 मंथ, एनी टाइम, 6 मंथ। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। लैंडलॉर्ड कैन नॉट ऑब्टेन पोजीशन बिफोर लैप्स ऑफ 2 मंथ्स ऑफ द पीरियड। क्वेश्चन नंबर 32, इफ ए लैंडलॉर्ड डिसकनेक्ट्स वाटर सप्लाई ऑफ ए टेनेंट, अगर कमरा मालिक या लैंडलॉर्ड भूस्वामी अगर पानी की सप्लाई बंद कर देता है तो टेनेंट के पास क्या ऑप्शन रहेगा, ही कैन फाइल ए रिट पिटीशन बिफोर रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास एक रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, if a tenant disputes rate of rent under section 12(1)(a) of MP accommodation, then the court shall direct him to see the dispute to the rent controlling authority. He would continue the proceeding. If rent is found due, it would pass decree for eviction. Option 3, first it fix a reasonable interim rent and direct the tenant to deposit the same. And option 4, the court can choose any of the above। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इट वुड फिक्स ए रीजनेबल इंटरिम रेंट एंड डायरेक्ट द टेनेंट टू डिपॉजिट द सेम। क्वेश्चन नंबर 34, ए लैंडलॉर्ड एक्वायर्ड एन एकोमोडेशन बाय ट्रांसफर, हिज सूट फॉर इविक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ बोना फाइड रिक्वायरमेंट शैल बी मेंटेनेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ ऑप्शन 1 6 मंथ, 2 ईयर, 1 ईयर एंड लास्ट 2 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 34 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1 ईयर्स, यानी कि इट्स सूड फॉर इविक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ बोना फाइड रिक्वायरमेंट शैल बी मेंटेनेबल आफ्टर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर 35, when a landlord can bring a suit for eviction against the tenant on the ground that he has not been using the accommodation continuously without reasonable cause for which it was let, यानी कि जब से
लेट किया गया है, उसको रेंट पे दिया गया है, वो 6 महीने से कंटिन्यूली अगर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो इविक्शन के लिए ग्राउंड बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, विद इन द आफ्टर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, कंटिन्यूसली पीरियड ऑफ 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर 36, द कोर्ट विल ग्रांट a decree of eviction on the ground of bona fide requirement of the land accommodation to the landlord on proving that option 1 he has no other reasonably suitable accommodation of his own in the city or town concerned, option 2 he is owner of the accommodation, option 3 he need the accommodation, and option 4 all of the above। तो करेक्ट आंसर क्या है? all of the above। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। Question number 37, the provisions of the act shall be applicable in municipal area, urban area, option 3 all areas, specified area। तो करेक्ट आंसर क्या है? तो आपका जो प्रोविजंस ऑफ द एक्ट हैं ये कहाँ पर लागू होंगे? म्यूनिसिपल एरिया में भी लागू होंगे, अर्बन एरिया में भी लागू होंगे, और स्पेसिफाइड एरिया। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑल एरियाज विल बी कवर्ड अंडर द एक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, Who is authorized to correct clerical error in the records of rights? तो clerical errors जो हैं उनको करेक्ट करने का अथराइज किसको दिया गया है? तो सब डिविजनल ऑफिसर के पास पावर है कि वो क्लरिकल मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द डेट्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल ईयर एंड रेवेन्यू ईयर शैल बी अपॉइंटेड बाई, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? ऑप्शन 1 रेवेन्यू कमिश्नर ऑफ द एरिया, ऑप्शन 2 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ऑप्शन 3 स्टेट गवर्नमेंट, एंड ऑप्शन 4 कलेक्टर ऑफ द एरिया कंसर्न। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल ईयर एंड रेवेन्यू ईयर शैल बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, द लिमिटेशन ऑफ फाइलिंग एन अपील टू द कमिश्नर अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ 45 days, 60 days, 90 days, and option 4 30 days। तो लिमिटेशन ऑफ फाइलिंग एंड अपील टू द कमिश्नर, 45 दिन के अंदर में अपील फाइल किया जा सकता है कमिश्नर के ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 41, देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड ए विलेजर एज टू द फ्लोइंग वाटर, हु शैल डिसाइड द डिस्प्यूट एज पर। देखिए जो डिस्प्यूट के क्वेश्चन है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े रेलेवेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो डिस्प्यूट अराइज होते हैं कौन उस पर कॉग्निजेंस लेगा, कौन उसका निस्तारण करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको बहुत ही फोकस्ड होकर देखना है, बहुत ही आपको इस पर केयरफुली इसको देखना है कि दोबारा आपसे गलती ना होने पाए। तो 41 का करेक्ट आंसर क्या है? तो सब डिविजनल ऑफिसर को पावर दिया गया है कि ए डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड विलेजर एज टू फ्लोइंग वाटर, यानी बहते हुए पानी के लिए अगर डिस्प्यूट होता है स्टेट गवर्नमेंट और विलेजर्स ग्रामीण के बीच में, तो उसके डिस्प्यूट के निस्तारण के लिए किसको पावर दिया गया है? तो सब डिविजनल ऑफिसर उस पर उसको डिसाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 42, द टर्म ऑफ सेटलमेंट ऑर्डिनरली इज नॉन अर्बन एरिया शैल नॉट बी लेस दैन, क्या है? 30 years, 20 years, 35 years, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, 30 years, 30 साल से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, द पावर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ विलेज इनटू पटवारी सर्कल्स एंड अल्टरेशन ऑफ लिमिट्स ऑफ एनी एग्जिस्टिंग सर्कल इज वेस्टेड इन। देखिए जो पटवारी सर्कल्स होते हैं वो कलेक्टर के अंडर में होते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, कलेक्टर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, द पावर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ विलेज इनटू पटवारी सर्कल एंड अल्टरेशन ऑफ लिमिट्स ऑफ एनी एग्जिस्टिंग सर्कल इज वेस्टेड इन कलेक्टर। क्वेश्चन नंबर 44, a village patel is found negligent on the performance of any duty assigned to him under section 224 and 25, यानी कि 224 और 225 में अगर कोई जो ड्यूटी फिक्स की गई है विलेज पटेल की वो परफॉर्म नहीं करता है तो ही शैल बी पनिश्ड, किसके द्वारा पनिश किया जाएगा? तो उसको पनिशमेंट देने का अधिकार किसको है? तो तहसीलदार शैल पनिश्ड टू द विलेज पटेल। क्वेश्चन नंबर 45,
द रेवेन्यू अथॉरिटी डू नॉट हैव जुडिक्शन टू द डिसाइड द डिस्प्यूट ऑफ, यानी कि रेवेन्यू अथॉरिटी को कौन सा जुडिक्शंस नहीं दिया गया है किसी मैटर का डिस्प्यूट को डिसाइड करने का। टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी ऑफ एन ऑक्यूपेंसी, ऑप्शन 2 डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज, ऑप्शन 3 डिमार्केशन ऑफ टाइटल एंड ऑप्शन 4 असेसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। तो करेक्ट आंसर क्या है? तो डिटर्मिनेशन ऑफ टाइटल। तो टाइटल का जो डिटर्मिनेशन है वो रेवेन्यू अथॉरिटी को उसका जो जुडिक्शन है इसको पावर नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, एकोमोडेशन नॉट इंक्लूडेड। तो एकोमोडेशन में कौन इंक्लूड नहीं करता? एनी लैंड व्हिच इज बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज। एग्रीकल्चर पर्पज के लिए कोई लैंड यूज की जा रही है तो वो एकोमोडेशन में नहीं आएगा। बाकी गार्डन आता है, गैरेज आता है, फर्नीचर सप्लाइड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर यूज इन सच बिल्डिंग, ये तीनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, A suit shall be filed against the tenant who has neither paid nor tendered the whole of the arrears of the rent legally recoverable from him within कितने समय में? तो 2 month from him within the time of 2 month of the date on which a notice of demand for the arrears of the rent has been served on tenant by the landlord। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Question number 48, no landlord can institute a suit for eviction against tenant for accommodation let for residential purpose if required bona fidely by the landlord. Option 1 for occupation as a residence for himself, option 2 for any member of his family, option 3 for any person for whose benefit the accommodation is held, and option 4 for his married daughter। तो option number 4 is the correct answer, for his married daughter। A landlord can institute a suit for eviction against tenant for accommodation let the residential purpose if required bona fide by the landlord for his married daughter। Question number 49, in the act under section 23J definition of landlord means a landlord who is, कौन कौन लैंडलॉर्ड में शामिल है? रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट बिल्कुल शामिल है, विडो और डिवोर्स वाइफ भी लैंडलॉर्ड हो सकते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन भी हो सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 50, where a landlord has acquired any accommodation by transfer he cannot bring a suit for eviction on the ground specified in clause E और F सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। ये सेक्शन 12 का जो है ये एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको कई बार आपको मिल जाएंगे, ये एग्जाम में पूछे हुए। 12 क्लॉज E और F ऑफ सबसेक्शन 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर है द फॉलोइंग पीरियड हैज़ नॉट इलैप्स, यानी 1 साल का पीरियड इलैप्स नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए इस तरह हम लोगों ने कंप्लीट किया अपना 50 क्वेश्चंस एमपी एकोमोडेशन और लैंड रेवेन्यू कोड से। आशा करता हूँ इन सारे जो क्वेश्चंस पेपर हम लोग अलग से स्पेशली डिस्कस करें, इन्हीं सारे क्वेश्चन पेपर में से आपके 10 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चन आपके एकदम मिलें डिट्टो, सारे सवाल यही आए और आपका टाइम देना, आपका पढ़ना सक्सेसफुल हो। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से कवर करेंगे कि 50 क्वेश्चन हम अगर कहीं से अरेंज कर पाएँ तो एमपी लैंड रेवेन्यू कोड, इन सारे क्वेश्चन को हम लोग फिर से डिस्कस कर सकें। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्दी मिलते हैं।